बीएससी सेकेंड ईयर प्लांट ब्रीडिंग के लेक्चर्स में आज हम लोग इंट्रोडक्शन और एक्लिमेटाइजेशन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो पौधों का आनयन या उनको इंट्रोड्यूस करना, और जो एक्लिमेटाइजेशन होता है उसको हम लोग दशानुकूलन कहते हैं। ये क्या है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले बात हम लोग करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि ये जो प्लांट इंट्रोडक्शन है, ये वो एक क्रिया होती है जिसमें हम लोग कुछ प्लांट्स को या जीनोटाइप्स को जहाँ पर वो अपनी प्रकृति में उगते हैं या उगाए जाते हैं, वहाँ से हम ऐसे स्थान पर लेके आते हैं जहाँ पर वो प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि उनको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसे पौधे या तो विदेशों से लाए जा सकते हैं या देश में ही ऐसे स्थान से लाए जा सकते हैं जहाँ पे वो उगते हैं, उनको उस स्थान पर लेके आना जहाँ पर वो नहीं उगते। जब हम ऐसे पौधों को विदेशों से लेके आते हैं या फॉरेन से लेके आते हैं तो इनको हम लोग विदेशी संग्रह कहते हैं या एग्जॉटिक कलेक्शन कहते हैं, और इनके ऊपर कैपिटल में ईसी लिखते हैं। ईसी का मतलब एग्जॉटिक कलेक्शन या विदेशी संग्रह। इसी प्रकार से जब हम अपने देश में ही एक जगह से उसको दूसरी जगह पर इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसको हम लोग इंडिजिनस कलेक्शन कहते हैं या देशज संग्रह कहते हैं, और उनके ऊपर कैपिटल आई कैपिटल सी लिखते हैं जो कि इंडिजिनस कलेक्शन को बताती है। ये जो इंट्रोडक्शन प्लांट्स में, अगर हमने कोई प्लांट को फॉरेन से हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और इंट्रोड्यूस करने के बाद उसको हम उसी तरह से उपयोग में ले लेते हैं या उसकी हम खेती शुरू कर देते हैं, तो उसको प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहा जाता है या प्राथमिक आनयन कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं गेहूं का उदाहरण बताऊंगी। गेहूं की दो किस्में, एक लरमा राजो और एक सोनारा 64, ये दो किस्में जो हैं ये सीधी इनको मेक्सिको से लाया गया और इनको उपयोग में लिया गया। तो लरमा राजो और सोनारा 64 ये उदाहरण है प्राथमिक आनयन या प्राइमरी इंट्रोडक्शन की। इसके बाद जब हम लोग फॉरेन से या बाहर से आई हुई वैरायटी को अपनी लोकल वैरायटी के साथ उनका संकरण कराते हैं, और संकरण कराने के बाद फिर हम प्लांट ब्रीडिंग के मेथड के द्वारा वो उनके जो जीन है उनको अपने देशज या जो लोकल जीन प्ररूप रहते हैं उनके बीच में संकरण के द्वारा हम लोग नई वैरायटी को डेवलप करते हैं, तो उसको हम लोग सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं या द्वितीयक आनयन कहा जाता है। जैसे गेहूं की किस्म जो है कल्याण सोना, जैसे मैंने बताया था लरमा राजो और सोनारा 64, ये दोनों वैरायटीज प्राइमरी इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, और कल्याण सोना जो है ये सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहेंगे क्योंकि ये हमने संकरण करके जो इंट्रोड्यूस वैरायटी से संकरण के द्वारा नई वैरायटी को डेवलप किया गया था। इसको हम लोग संकरण क्या होता है और उसका पूरा प्रोसेस क्या है ये हम लोग फिर बाद के लेक्चर्स में समझेंगे। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब इंट्रोडक्शन की जो एजेंसीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताऊंगी कि भारत में जो प्लांट इंट्रोडक्शन का कार्य मुख्य रूप से NBPGR, इसको याद रखिएगा कि 1 नंबर के क्वेश्चन पे बहुत बार आता है कि NBPGR क्या है। तो NBPGR का फुल फॉर्म है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। तो भारत में इंट्रोडक्शन का कार्य मुख्य रूप से NBPGR को सौंपा गया है, जिसका फुल फॉर्म मैं आपको फिर से बता रही हूँ, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। इसके अतिरिक्त विशेष फसलों के लिए प्लांट इंट्रोडक्शन का कार्य भारत के अन्य केंद्र भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वृक्षों के लिए या ट्रीज के लिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कार्य करता है। इसी प्रकार से जो औषधीय पौधे होते हैं या एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं
उनके लिए बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइस जो अपनी चावल है उसके लिए सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, और गन्ना प्रजनन के लिए शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। इसी प्रकार से आलू के लिए सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला ये कार्य करते हैं। इसके अलावा और भी मैंने मुख्य आपको बता दी, इसके अलावा कुछ अन्य जो सेंटर्स हैं वो भी इंट्रोडक्शन का कार्य करते हैं। अब हम लोग प्लांट इंट्रोडक्शन का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके जो मुख्य उद्देश्य है वो पहला है प्लांट का या क्रॉप का इम्प्रूवमेंट, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें इसके इम्प्रूवमेंट का कार्य होता है। फिर इसमें इसको हम लोग सीधे रूप से भी कर सकते हैं या अपने प्लांट्स में इसको संकरण के द्वारा नई वैरायटीज डेवलप करके भी कर सकते हैं। तो मेन जैसे मैंने आपको बताया इसका मुख्य काम क्रॉप इम्प्रूवमेंट है। तो पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग का जो है इसमें क्या होता है कि बाहर से आए हुए पौधों में से जैसे रेजिस्टेंस है, रोगों के प्रति रेजिस्टेंस हो सकती है। तो अगर सपोज करो हमने बाहर से कोई वैरायटी लेके आए हैं और वो रेजिस्टेंट वैरायटी है, तो हम संकरण के द्वारा या हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा इस क्वालिटी को अपने जर्मप्लाज्म के अंदर स्थानांतरित कर सकते हैं, या उसकी क्वालिटी अच्छी है और हमारी प्लांट ज़्यादा रेजिस्टेंट है तो वो अच्छी क्वालिटी वाले प्लांट करेक्टर को हम अपनी वैरायटी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मेन जो इसका काम है वो है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का। उसके बाद जो सेकंड है वो है कि कुछ जो हम लोग बाहर से पौधे मंगवाते हैं वो वैसे ही बहुत उन्नत होते हैं और उत्कृष्ट होते हैं, तो उनको सीधे ही इस्तेमाल में बिना हाइब्रिडाइजेशन के भी हम उसको सीधे इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसका मैंने आपको गेहूं में उदाहरण दिया है, सोनारा 64 और लरमा राजो। ये याद रखिएगा, सोनारा 64 लरमा राजो को डायरेक्टली इस्तेमाल में लिया गया क्योंकि वो उत्कृष्ट किस्में थी। उसके बाद सजावटी पौधों के रूप में, क्योंकि कुछ पौधे जो हैं वो बाहर से लाके उनको सजावटी पौधों के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे इसमें मुख्य रूप से कुछ घास है, कुछ सजावटी पुष्प हैं, झाड़ियां हैं, वो शामिल हैं जिनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर इनका जो प्रयोग है वो नई फसल के इंट्रोडक्शन में भी कभी कभी क्या होता है कि जो नई फसलें बाहर से आती हैं वो अगर फसल ही देश में ना हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई फसल हमारे देश में हो ही ना, तो उसको हम लोग फॉरेन से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी फसलें हैं जो कि फॉरेन से या इंट्रोड्यूस करके भारत में उनका जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया है। जैसे अरहर है, पपीता है, काजू है, टमाटर है, आलू है, मक्का है, ये इंट्रोड्यूस्ड वैरायटीज़ की श्रेणी में आती हैं। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि इनका प्रोसीजर क्या है प्लांट इंट्रोड्यूशन का। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आता है और इनके शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है। तो जब हम लोग प्लांट्स को लेते हैं तो सबसे पहले होता है प्लांट्स को लेके आना या उसको जुटाना, उसको हम लोग प्रोक्योरमेंट कहते हैं। फिर उसको क्वारंटाइन करना और फिर कैटलॉगिंग करनी और उसका इवैल्यूएशन करना और उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले एक एक करके उठाएंगे। तो किसी भी फसल को जो हम लोग बाहर से लेके आते हैं तो सबसे पहले हमें उसको पहले जुटाना होता है या उसको प्रोक्योर करना होता है। तो पादप की को हम लोग कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं। पहला है हम एक्सचेंज के द्वारा, कि हम अपनी कोई वैरायटी को दूसरे देश में देते हैं और उससे बदले में हम उनसे कोई और वैरायटी ले लेते हैं, तो ये तो हो गया एक्सचेंज। दूसरा होता है हम उसको खरीद कर ला सकते हैं, और तीसरा होता है कि हमें कोई अन्य देश अपनी वैरायटी को भेंट कर सकता है। तो एक्सचेंज के द्वारा, खरीद कर या भेंट के द्वारा हमें नई वैरायटी जो है वो प्राप्त हो सकती है जिसको हम अपने देश में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। दूसरा है जो पहला तो हमारा इंट्रोडक्शन, हमारे पास वो चीज़ आ गई। अब हमारे पास चीज़ आ गई तो हमें उसको क्वारंटाइन करना पड़ता है। ये क्वारंटाइन शब्द तो आजकल हम लोग बहुत सुन रहे हैं कि जब हम लोग विदेशों से आते हैं तो क्वारंटाइन करना पड़ता है, ताकि अगर ये कोविड के टाइम पे हम लोग ये क्वारंटाइन शब्द बहुत सुनते हैं। यही क्वारंटाइन शब्द हम लोग प्लांट्स में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कई बार आता है कि जब हम लोग फॉरेन से कोई प्लांट को मंगवाते हैं तो जाने अनजाने में उसके साथ कुछ कीड़े आ सकते हैं,
कोई खरपतवार आ सकते हैं या कोई रोग आ सकता है और हमें उसका पता नहीं होता और वो आके फिर हमारे देश में फैल सकता है। इसलिए जब भी हम लोग कई नई वैरायटी को लेते आते हैं तो उसको हम लोग पहले उस पौधे को क्वारंटाइन किया जाता है। तो इसमें जो पादप सामग्री होती है, जब हम उसको वायुयान के द्वारा या जलवायु से जलयान के द्वारा या किसी जगह पर लाई जाती है, तो उसको पहले हम लोग अपने देश में जो हमारे सेंटर्स होते हैं, जैसे NBPGR जिसका मैंने नाम लिया आया, तो वहाँ पर उसको हम लोग पादप को क्वारंटाइन करते हैं, उसको वहाँ पर ग्रो करके देखते हैं। और जब उसमें हमें ये पता चल जाता है कि ये जो प्लांट हमने यहाँ पे ग्रो करके देख लिया है कुछ टाइम पर कि इससे कोई हमारे कीट नए नहीं आ रहे या उसमें खरपतवार नहीं डेवलप हो रहे या वो रोग से मुक्त है, तो उसके बाद ही हम उसको आगे वितरण के लिए देते हैं। और अगर उसमें कोई रोग का या कुछ पता चल जाता है तो फिर उसको वहीं पे नष्ट कर दिया जाता है और उसको आगे प्रयोग में नहीं लिया जाता है। तो इसको बोलते हैं क्वारंटाइन करना। तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली, पहले प्रोक्यूरमेंट मतलब किसी चीज़ को लेके आना, उसको जुटाना, और दूसरा हमने पढ़ लिया क्वारंटाइन करना। तीसरी चीज़ जो इसमें आती है वो है कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग का मतलब होता है जो बाहर से हमारे पास जो पादप आता है उसको हमें एक नंबर देना होता है, उस नंबर को हम लोग एक्सेशन नंबर कहते हैं। अब इस एक्सेशन नंबर के साथ हमें उसके पहले ये लिखना होता है, एक पूर्व लग्न या प्रीफिक्स लगाना होता है। जैसे जो हमारी बाहर से आई वैरायटी होती है उसको हम लोग EC लिखते हैं या एक्जॉटिक कलेक्शन लिखते हैं। जो हमारे भारत से ही अगर हम एक स्थान से दूसरी जगह पर हमने वो वैरायटी ली है तो उसके आगे हम लोग IC या इंडिजिनस कलेक्शन लिखते हैं या देशज सामग्री लिखते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई जंगली सामग्री है या कोई वीड है तो उसको हम लोग इंडिजिनस वाइल्ड देते हैं, उसके लिए IW उसके आगे प्रीफिक्स या पूर्व लगन लगाया जाता है। तो अब हमने पढ़ लिया प्रोक्यूरमेंट के बारे में, क्वारंटाइन के बारे में और कैटलॉगिंग के बारे में। और चौथा जो है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। तो जो हमारा पुनर्स्थापित या इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी होती है उसका मूल्यांकन जो है NBPGR और या उसके जो सब सेंटर्स हैं उसके द्वारा किया जाता है ताकि उसकी उपयोगिता का पता चल जाए। अब एक यहाँ पर एक चीज़ का हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ जो वैरायटीज़ अगर हमने बाहर से, जैसे अगर हम एकदम से बाहर से कोई चीज़ लेके आते हैं तो हो सकता है वो ठंडी जगह से आए या ज़्यादा गर्म, वो हो सकता है कि हमारी वैरायटी में आकर एडजस्ट ना हो पाए। तो उसके लिए हमें ये एक्लेमेटाइजेशन शब्द जो आप लोग देख रहे हैं, एक्लेमेटाइजेशन या उस प्लांट को हमें दशानुकूलन करना पड़ता है या एक्लेमेटाइज करना पड़ता है ताकि वो वैरायटी हमारी परिस्थितियों के अनुसार जो है अपने आप को ढाल ले और वो हमारे अनुकूल बन जाए। तो जो इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी को अपनी अनुसार उसको उसके अनुकूल बनाना, इसको हम लोग दशानुकूलन या एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। फिर वैरायटी को एक्लेमेटाइज करने के बाद फिर उसका मल्टीप्लिकेशन, लास्ट में मल्टीप्लिकेशन और वितरण किया जाता है। जब हम अपनी वैरायटी को इंट्रोड्यूस करके और उसकी गुणवत्ता की जान करके उसको क्वारंटाइन करने के बाद जब उसको एक्लेमेटाइज या उसका दशानुकूलन कर लिया जाता है तो उसके बाद फिर उसका मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और ये फिर उन वैज्ञानिकों के लिए उपलब्ध होता है जो इसको आगे प्लांट ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करके इससे नई वैरायटीज़ को डेवलप करने का कार्य करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में, प्लांट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन या जिसको हम कह सकते हैं पादप आनयन। इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो ये इंट्रोडक्शन की बात कर ली हमने, इंट्रोडक्शन एक्लेमेटाइजेशन हमने समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग पादप प्रजनन की जो विधियां हैं हम लोग की क्या इसमें मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इसमें सिलेक्शन है, हाइब्रिडाइजेशन है, पॉलीप्लॉइडी वगैरह, उसके बारे में हम लोग अध्ययन स्टार्ट करेंगे। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।